जी, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। मेरे जो पॉइंट सीरीज चल रही है उसमें आप सबका स्वागत है। अभी तक हमारा 40 तक आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। इस सीरीज में आपका पूरा आर्टिकल्स कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके बाद और कुछ नए सेशन लिए जाएंगे और हम जानकारी देते रहेंगे आपको। तो हम शुरू करने वाले हैं 41 आर्टिकल से 48 तक, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो विस्तृत हैं इनका, जिनको समझने और उसमें ज़्यादा समय भी लगता है। तो अनुच्छेद कम, जैसे पहले 10 एक साथ करते थे तो 10 ना करके उनके नंबर कम रखेंगे, 4-4, 5-5 करके, लेकिन पूरा कवर करेंगे अच्छे से, एकदम से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। उस हिसाब से मैं पूरी अपनी ये सीरीज कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि रिवीजन इन्हीं वीडियोस पॉइंट सीरीज से मैं भी अब करने वाला हूँ। और भी लोग, इससे बहुत अच्छा रहेगा कि आप स्पीड में लगा करके, जैसे 1.5 की स्पीड लगा करके, या जितना आपका समझने का स्तर है उस हिसाब से लगा के बड़ी तेज़ी से आप सुन सकेंगे आसानी से। ये पूरी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है पॉइंट सीरीज के नाम से। आप हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट सीरीज, और उसमें जैसे ही आप इंटर करेंगे आपको पूरा आर्टिकल 1 से लेकर के पूरा दिया हुआ है, जितना भी होगा पूरा मैं सीरीज पूरा कंप्लीट करूंगा, ये आर्टिकल्स की सीरीज। इसके बाद में और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उन पे सेशन लाते रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं चलते हैं, हाँ, आर्टिकल्स 41 to 48। भारतीय संविधान के भाग 4 में आप जानते होंगे 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी की चर्चा की गई है। डीपीएसपी में ये हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आते हैं। ये सिद्धांत राज्य के को देश की नीतियां एवं कानून बनाते समय राज्य में रखने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। कानून को ध्यान में रखते हुए इनको दिशा निर्देश बनाए हुए हैं, जिनको डीपीएसपी के माध्यम से मौलिक अधिकारों के समान ही नहीं, बल्कि वे कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। हालांकि इन सिद्धांतों को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वे भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। अब इसको आगे हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, 41 से 50 तक करना था, वैसे मैंने इसमें जो दिया है, लेकिन 48 तक ही कर पाएंगे, है ना, क्योंकि मुझे पॉइंट सीरीज ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है वीडियो को, क्योंकि मैं अन्य पॉइंट दूसरे वीडियो में ले लूँगा, ठीक है ना। इसमें जो है प्रावधान सामाजिक कल्याण और न्याय के क्षेत्र में संबंधित है। तो 41 राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने की शिक्षा पाने और बेरोजगारी मतलब रोजगार का अधिकार प्राप्त होता है 41 में। बुढ़ापा, बीमारी, अक्षमता और अन्य अयोग्य अभाव के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को हासिल करने के प्रभावी प्रावधान करेगा। इस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार मिले। काम का अधिकार अर्थ ये होता है कि प्रत्येक नागरिक के पास में रोजगार पाने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा पाने का अधिकार है। सार्वजनिक सहायता का अधिकार का अर्थ है कि वे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व विकलांगता जैसी परिस्थितियों में राज्य नागरिकों की सहायता करे। ये हमारे 41 के प्रावधान है। आर्टिकल 41 अनुच्छेद अगले पे आते हैं 42 में कहा गया है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता का उपबंध करेगा। राज्य तय करेगा। इस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए काम की परिस्थितियां न्यायसंगत
मानवोचित होनी चाहिए, मतलब काम मिले वो ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य कर सके। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो, जिससे ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ घुटन होता हो या मैला उठाने का काम दे दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें ये तय किया गया है। इसमें उचित वेतन, और ये भी नहीं होना चाहिए कि मतलब एक मानक होना चाहिए कि आज जो 500 रुपये एक मजदूर को मिलना है, तो ऐसा नहीं किसी को 100 रुपये दे करके आप काम कराएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सुरक्षित कामकाजी वातावरण और मातृत्व लाभ शामिल होना चाहिए, है ना। तो सुरक्षित कामकाजी वातावरण, वहाँ काम करने का सुरक्षित वातावरण हो, उसमें जान को खतरा नहीं होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए, ठीक है। और मातृत्व लाभ शामिल होना चाहिए। अब आते हैं अगले अनुच्छेद में 43 पर। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया? राज्य कृषि, पशुपालन और संगठन के विकास के लिए उपबंध करे गए हैं, जिसमें किसानों और पशुपालकों की दशा को सुधार करने के प्रावधान है। राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए इस आर्टिकल के तहत कि कृषि पशुपालन के क्षेत्र में विकास हो, है ना। जैसे बहुत से पशुपालन के लिए सब्सिडी आती है, ब्लॉक पे आपने देखा होगा, है। बैंकों के माध्यम से डायरेक्ट भी कई योजनाओं से कृषकों को पशुपालन, अब तो पशुपालन क्रेडिट कार्ड, जैसे कृषि क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, वैसे अभी लागू हुआ है, ठीक है ना। ये KCC कार्ड तो ये करीब 1998 में किया गया उत्तर प्रदेश में, 19 ऐसे 1999 में हो गया है, 2000 के अब, जिसमें किसानों को और पशुपालकों की आय और जीवन स्तर में सुधार हो सके, जिससे कि उनका जीवन स्तर अच्छा स्थिति में हो, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ये हमारे 43 के प्रावधान है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 44 में। यह कहता है राज्य एक अखिल भारतीय नागरिक सेवा का निर्माण करेगा। राज्य की एक ऐसी नागरिक सेवा का निर्माण करना चाहिए जो पूरे देश में लागू हो। ये 44 के प्रावधान है। अब आते हैं 45 में। अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रदान करेगा। मतलब फ्री शिक्षा, जो प्राइमरी से लेकर 14 वर्ष तक की आयु तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। ऐसा है अपने यहाँ, है ना। अनुच्छेद 45 के तहत राज्य यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मिले। अच्छा, चलिए अगले अनुच्छेद 46 में क्या है? इसमें राज्य कहता है कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। इस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रावधान किए हुए हैं। चलिए अगला आर्टिकल आ जाता है 47। इसमें क्या है प्रावधान? राज्य वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए विकास के कार्य का उपबंध किए गए हैं। इसमें वनों का संरक्षण का प्रावधान दिया है, उनका विकास, उनको संरक्षण करना, ये हमारे 47 में प्रावधान किए गए। राज्य वन और वन्य जीवन के संरक्षण, वन में जो जीव जंतु रहते हैं उनका संरक्षण का काम, जैसे फॉरेस्ट विभाग में आपने देखा होगा गार्ड्स रहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड, ये वहाँ के जंगल के पेड़ पौधे और वहाँ के जंतुओं को शिकार करने से रोकते हैं। विकास के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। अब आर्टिकल 48 में आ जाते हैं। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन के विकास के उपबंध करेगा, जिससे देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। कृषि को ऐसा बेहतर बनाया जाएगा जिसमें पशुपालन भी विकसित हो सके और खाद्य आपूर्ति को भी पूरा किया जा सके। नई तकनीकी कृषि में जैसे बीजों पे वो होता है, जैसे वैरायटी तैयार की जाती है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त हो सके, है ना। तो ये सब चीज़ें इसके लिए उपबंध किए गए हैं। राज्य को कृषि और पशुपालन के विकास के लिए कदम उठाने चाहिए, जिससे देश के खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। देखिए, जब देश अपना ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, उस समय देश की बहुत ही स्थिति खराब थी। और इसके बाद में स्वामीनाथन जी के द्वारा हरित क्रांति लाई गई, जिसमें उस समय आपको याद हो जिसकी स्थिति इतनी भुखमरी थी, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे उसमें। अमेरिका से
गेहूँ मंगाए गए थे। वो गेहूँ अमेरिका ने दिए थे जो वहाँ जानवरों को, वहाँ को पिग फार्मिंग में यूज किए जाते थे। उन्होंने कहा ये लो। तब फिर हम वो चर्चा चली तो देशवासियों को पता लगा कि जो वहाँ के जानवर पिग फार्म के लिए अनाज रखा था वो हिंदुस्तानियों को दिया गया। तब देश ने तय किया कि हम अपना इतना उत्पादन बढ़ाएंगे कि देश के संपूर्ण जनता को भोजन पर्याप्त रूप से अपने देश में उत्पादित किया जा सके। तो दोस्तों, आपको ये सब मेरा ये वीडियो में जानकारी कैसी लगी आप बताएंगे, ठीक है? लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस सीरीज को देखते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, एक क्रम से पूरा वीडियोज बने हैं, आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियोज में। धन्यवाद।